हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। पुनः आप लोग को सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर नई दिल्ली के माध्यम से जो करेंट अफेयर्स सीरीज हम लोग ला रहे थे, तो 2 दिन का करेंट अफेयर्स हम लोग फिर आज आपको मिल जाएगा। 19 और 20 मार्च 2023 का जो करेंट अफेयर्स था और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो उपयोगी टॉपिक था, दोनों दिन का मैंने कलेक्ट किया है और आप इसको एक एक करके देखते चलते हैं। लेकिन मैंने कुछ चेंजिंग करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो करंट अफेयर्स होगा, एक स्टेटमेंट जो आपको एनर्जी दी, आपको मार्गदर्शन देने का काम करे, तो उसी से हम लोग शुरू करते हैं। और यह जो कोटेशन है गांधी जी का है कि आप स्वयं में वह बदलाव लाएं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये आपका पहला स्लोगन है कि आप स्वयं में वह बदलाव लाएं जो दुनिया में देखना चाहते हैं। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था। और ठीक यही स्टेटमेंट इस वर्ष 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया जाएगा, उसका भी थीम है। तो यह भी याद रखना है क्योंकि दोनों इससे लिंक हो गया। कोई पूछे कि जल दिवस का क्या थीम है या क्वेश्चन में आए, तो बताना है कि वह महात्मा गांधी का विचारधारा था कि आप स्वयं में वह बदलाव लाइए जो दुनिया में देखना चाहते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का यूज आप जीवन में, जीवन के साथ साथ एस्से में कहीं भी आप कर सकते हैं। कोई स्पीच दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि जब आपका सिलेक्शन लवासना के लिए हो जाए तो अंततः आपको राष्ट्रपति के साथ भोज दिया जाएगा, मीटिंग होगा, आप वहां भी आप दे सकते हैं इस स्टेटमेंट को, कि गांधी की प्रासंगिकता बढ़ते जा रही। यहां तक की बात है। अब हम लोग का टॉपिक क्या था 19 मार्च में? टॉपिक था आपका अलगाववाद खालिस्तान समस्या। यह न्यूज में बना हुआ है। यह आप याद रखिएगा कि जो न्यूज में बना हुआ होता है उसी पर पीटी मेंस सब चीज का क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपसे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे मेंस की परीक्षा में, पीटी में भी। दूसरा था कॉलेजियम और कार्यपालिका। यह आपका जीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस पेपर 2 में आपको मिल जाएगा। तीसरा न्यूज था सीरियन। यह लगातार चर्चा में है। तो अगर जो न्यूज लगातार चर्चा में बना हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये एग्री होंगे इस बात से? अगला डेयरी उद्योग सम्मेलन, यह भी चर्चा में था। ये आपको 19 मार्च में था। एनसीएस 2020 यह एक पोर्टल है, इसके बारे में भी चर्चा में था आर्थिक न्यूज पर। टाइम पत्रिका 2023 में भारत के कुछ स्थल चुने गए हैं, 2 स्थल चुने गए हैं, उड़ीसा और यूटी में लद्दाख, यह भी न्यूज में था। दूसरा हम लोग देखेंगे 20 मार्च में कौन कौन से न्यूज थे जो उपयोगी था। तो 20 मार्च में जब आएंगे तो खालिस्तान समस्या और भारत, यह लगातार बना हुआ है। यह न्यूज आपका लगातार बना हुआ है, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा टीआईटीपी समझौता, भारत और जापान के बीच में यह समझौता हुआ था 2017 में, और वह जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। इसलिए अभी हाल में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं उसमें इस पर बात होगी, यह भी चर्चा में था। अगला जो न्यूज था, देश में शत्रु संपत्ति और गृह मंत्रालय। अभी देखेंगे कि जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान और चाइना में जाकर नागरिकता ले लिए हैं, उनकी संपत्ति कहां कहां किसकी क्षेत्र में, जिसे गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है। सबसे अधिक शत्रु संपत्ति का जब खोज किया गया है तो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो यह भी आपका न्यूज में था। एक अगला न्यूज था मिलेट मैन की मृत्यु। यह भी न्यूज आपको, यह भी था सारथी ग्रुप में मॉर्निंग में किसी स्टूडेंट ने, मुझे लगता है कि विकास जी ने उस न्यूज को डाला है। यह मिलेट मैन की मृत्यु, यह भी क्योंकि वह बहुत सक्रिय रहते हैं विकास जी अपने सारथी ग्रुप में, सारथी फॉर सिविल सर्विस ग्रुप में, और सारे न्यूज की जानकारी सटीक जो भी लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग से होता है वो देते रहते हैं। तो एक उनके लिए तो शाबाशी का बनता ही है। अगला जो हमारा है विश्व जल दिवस 22 मार्च। तो 22 मार्च का इसका थीम क्या था, इस पर हमने पीटी मेंस और एसए के तीनों दृष्टिकोण से हमने क्या किया कि आपको लिखते चला गया कि ये इतने सारे टॉपिक। अब जो एसए का आज टॉपिक है, 2 टॉपिक हमने सोचा कि आपको होना चाहिए, आप लिख सकते हैं। एक पहला जो हमारा न्यूज था, तीसरा एसए में तीसरा विश्व युद्ध पाने के लिए होगा। यह आप एसए इस पर लिख सकते हैं, तीसरा विश्व युद्ध पाने के लिए होगा, यह ध्यान रखने की जरूरत है। एक और इससे बन सकता है वैश्विक डिजिटल क्रांति और भारत, वैश्विक डिजिटल क्रांति और भारत। आगे चैप्टर पे प्रत्येक टॉपिक पर हम जीएस का क्वेश्चन मेंस का लिखते चले गए हैं। आप क्या करें, कंटिन्यू उसे करने का काम करें। यह हमारा शीर्षक था। शीर्षक के जस्ट आगे हम लोग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अब एक न्यूज है, आप देखेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में न्यूज था, फर्स्ट पेज पे ही चल रहा है। यह विवाद काफी दिनों से चर्चा में है। तो हमने कहा कि यूपीएससी सिलेबस समान अध्ययन 2 में आप जाएंगे, शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली का सिलेबस है उसमें, पेपर 2 में, उसी में आप देखेंगे कि उसमें आपका जो लिखा गया है सिलेबस कार्यपालिका और न्यायपालिका, सबके साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कॉलेजियम व्यवस्था और न्यायपालिका का सिस्टम है, और कार्यपालिका जो हमारे विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री है किरण रिजिजू साहब ने कहा कि न्यायपालिका हमेशा लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है। इस कारण से कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका का विवाद है, और लक्ष्मण सीमा पार करने का मतलब होता है कि संविधान लिखने वाले जो हमारे गार्जियन थे, अभिभावक थे, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन किया था कि सब लोग अपने अपने लाइन में चलकर ही काम करेंगे। तो कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका जो इशू है, यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यह बीपीएससी में भी उपयोगी है, यूपीपीसीएस में भी उपयोगी है, और यूपीएससी में भी उपयोगी है। और यहां से आप क्या कर सकते हैं कि निबंध के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन बनाया, कॉलेजियम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है आप सबसे कि कॉलेजियम व्यवस्था से क्या समझते हैं। कार्यपालिका, अगला इसका लाइन है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव के क्या कारण है। यह दूसरा सेगमेंट, यह लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगा, इसी से जुड़ते हुए यह लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगा, परीक्षण करे। उम्मीद करूंगा कि आप सबको परीक्षण करे, आलोचना करे, समीक्षा करे, विवेचना करे, टिप्पणी करे, इन सारे शब्दों का मीनिंग आपको पता होगा। तो इस पर ध्यान रखना है, कभी भी आप जब आंसर लिखने बैठे तो इन शब्दों का अगर नहीं आता है तो कई सारे मास्टर वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आपको वहां से आप देख के समझ सकते हैं। तो ये चीज था। अब आया कि हमारा न्यूज क्या था। न्यूज का जो लाइन है सामने लिखा हुआ है, मैंने पहला पॉइंट बाय पॉइंट लिखते गया हूं कि किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका क्या कर रही है कि संविधान में जो लक्ष्मण रेखा बनाया गया है, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है। उसका काम नियुक्ति करना नहीं, प्रशासन चलाना नहीं, बल्कि न्याय करना है। यह उन्होंने कहा, पहला स्टेटमेंट हमारे कानून मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आ गया। ठीक है। जस्ट इसी के बाद जो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब है, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका जो है अपना काम बेहतर प्रणाली से कर रही है, क्योंकि हम यह देखना चाहते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, स्वतंत्रता बना रहे, नहीं तो यह उसका, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की बुनियादी लक्षण है। और आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर आया है आपको केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में, तो वहां तक ले आने का काम किया। अब बात आया कि कारण क्या है, कि कॉलेजियम क्या है। तो फिर हमने कहा कि कॉलेजियम कैसे विकसित हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका ही राष्ट्रपति के माध्यम से करती थी। लेकिन उसने क्या किया कि कई टाइम्स ऐसा हुआ कि उसने वरीयता क्रम को फॉलो नहीं किया। दूसरा कि वह कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण स्थिति को पैदा किया, जिस कारण से कार्यपालिका के कमजोर कड़ी के कारण ही न्यायपालिका ने नियुक्ति की प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लेने का काम किया। अब बात करते हैं कि संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कहां दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 124(2) और 217 के द्वारा दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को पावर है कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। पहला लाइन, ठीक है। अब हुआ कि पहले यह काम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के काम कार्यपालिका करती थी, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि वरीयता को ध्यान नहीं रखा गया, और धीरे धीरे क्या होगा कि न्यायपालिका ने अपने निर्णय के माध्यम से वह कार्यपालिका के कामों में अपने हाथों में लेना शुरू किया। यहां तक हमने बात समझाया। अब फिर अगला पॉइंट था कि कॉलेजियम व्यवस्था के विकास अगर आप बात करेंगे तो 1993 में जजेज केस के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसी के माध्यम से कॉलेजियम व्यवस्था सामने आया कि न्यायाधीशों के द्वारा ही उनकी जो कॉलेजियम प्रणाली है, मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 और मेंबर होते हैं, ग्रुप ऑफ जजेज कह सकते हैं। उन्हीं के सिफारिश और सुझाव पर क्या होता है कि जो नाम जाता है उसी नाम में से आपको राष्ट्रपति को स्वीकृति देना होता है। तो 1993 के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से होने लगा। पहला
कॉलेजियम क्या है कि कॉलेजियम या न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विकसित हुआ। अभी हम जस्ट यही बात कर रहे थे कि यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विकसित हुआ था। यह संसद एक्ट से बाहर है, यह संसद एक्ट से बाहर है। इसके माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 उनके वरिष्ठ वरिष्ठ जो जजेज होते हैं उनका एक टीम होता है, ग्रुप ऑफ जजेस का। और यही क्या होता है, इन्हीं का एक पैनल निर्धारित करती है वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए कि किसे न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में लाना है और किसे नहीं लाना है। और वह जो नाम राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है उसी नाम में से उनको चुनना पड़ता है। तो यह प्रक्रिया, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यपालिका की थी, लेकिन वह धीरे धीरे क्या हुआ कि न्यायपालिका के पास आ गया। और सही में ऐसी व्यवस्था वैश्विक स्तर में किसी भी देश में नहीं देख सकते हैं। तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना, न कि नियुक्ति करना। यह भारत में है। तो अब आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखते चलेंगे, क्योंकि मेंस में अगर मैं बात करूंगा तो उसका लंबा प्रोसेस हो जाएगा और यहां हमें करंट अफेयर्स का पूरा डिटेल शॉर्ट में समझाना हो रहा है। तो यहां तक कि हमने आपको बात समझाया। अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। दूसरा जो हमारा न्यूज था श्री अन्न, यह काफी दिनों से चर्चा में है। इस बार के बजट में भी आप पढ़ेंगे श्री अन्न के बारे में। तो यह अभी क्या हुआ कि 18 मार्च को विश्व श्री अन्न सम्मेलन दिल्ली में विश्व अन्न सम्मेलन मनाया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों प्रतिभागी भाग लेना है, 100 से अधिक देश ये आए हुए पार्टिसिपेशन के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह देश के 2.5 करोड़ जो सीमांत किसान हैं उनके लिए लाभकारी है। यह जो श्री अन्न है, यह जो मोटे अनाज है, यह देश के 2.5 करोड़ से अधिक जो सीमांत किसान है, मैं आगे लिखा हूं सीमांत किसान किसे कहते हैं, लघु किसान किसे कहते हैं। ऐसे सीमांत किसान आपसे पूछ दे एक बार, सीमांत किसान से रिलेटेड यूपीएससी बीपीएससी या जो आपका सीमांत किसान, यह जो शब्द है आपको सीमांत किसान यूपीएससी यूपीपीएससी और बीपीएससी ने पूछा था कि इसका क्या परिभाषा होता है। तो 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान जो भूमि धारक है उसे हम सीमांत किसान कहते हैं। इससे जब ऊपर जाएंगे तो लघु किसान होता है। और लघु किसान में हो गया आपको कि लघु किसान में 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम के भूमि, लिखा हुआ है मैं ग्राफ आगे बना हुआ है, 2 हेक्टेयर से अधिक के जो भूमि जोत के किसान होंगे उसे लघु कहेंगे। अर्ध मध्यम, फिर मध्यम और बृहत। अर्ध मध्यम 2 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर के बीच में होते हैं। और मध्यम किसान का जब डिफिनेशन आएगा तो 4 से लेकर आपको 10 हेक्टेयर, और फिर बृहत किसान 10 हेक्टेयर और 10 से अधिक हेक्टेयर के जोत भूमि धारक को हम लोग बृहत किसान कहते हैं। तो हमारे देश में सबसे अधिक जो है सीमांत किसानों का एरिया होता है। और आपको पता ही होगा, मैंने कल भी बताया था कि कृषि ही देश का बैकबोन है। जैसे बैंकिंग सेक्टर बैकबोन है, उसी तरीके से भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि ही बैकबोन है। अभी आप एक चीज और सोच सकते हैं कि अब जलवायु अनुरूप कृषि की बात हो रही है। जब जलवायु अनुरूप कृषि की बात आएगी तो निश्चित है कि मोटे अनाज आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो जाएगा। पीछे भी हमने बताया था कि कर्नाटक भारत के मोटे अनाज का टोटल 19% प्रोडक्शन करता है। पूरा इतिहास हमने समझाया है। अब आया आप कि इसमें क्या हुआ कि बाहर के जो देश हमारे अतिथि आए हुए हैं, उन अतिथि में देखेंगे तो इथोपिया के राष्ट्रपति साहेल वर्क जेवडे, याद रखिएगा साहेल वर्क जेवडे, इथोपिया मैप पर जाके देख लीजिएगा इथोपिया है कहां। इथोपिया हॉर्न और अफ्रीका वाला एरिया होगा, वहां जाकर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति तथा गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, दोनों नाम याद रखिएगा। इथोपिया के एक हैं राष्ट्रपति साहेल वर्क जेवडे और दूसरा गुयाना के राष्ट्रपति है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इन्होंने भी इस सम्मेलन का, जो वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, उसका संबोधन करने का काम किए हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तीसरा लाइन है। चौथा कि वैश्विक स्तर पर हम जो आज हमारा भारत है, यह प्यारा भारत विश्व स्तर पे मोटे अनाज के निर्यात में 5वां पोजीशन बनाए हुए है। अब सोचने की बात है, तो आपका 5वां हमारा बड़ा देश है, निर्यातक राष्ट्र हम लोग 5वें स्थान पे है दुनिया के। अभी जो है मोटे अनाज जो भारत में हम जिस देश को निर्यात करते हैं, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब,
जर्मनी, इन सारे देशों को श्री अन्न हम लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, या ये लोग हमसे मंगाने का काम करते हैं, यह भी जरूरी है। और देखेंगे तो अगला जो पॉइंट उसमें समझाया गया है कि एशिया महादेश का 80% मोटे अनाज का उत्पादन यानी श्री अन्न का उत्पादन भारत करता है। बात समझ आ रहा होगा। तो यह बहुत बड़ा डाटा था। साथ ही एक और लाइन उसमें था कि कृषि और किसान कल्याण जो विभाग है उसने क्या किया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो आपका शुरू होगा राष्ट्र के तहत, सुरक्षा मिशन के तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कि मोटा अनाज पर एक उप मिशन चलाया है, मोटे अनाज पर एक उप मिशन भी चलाया हुआ है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का भी चर्चा आया है, तो मैं क्वेश्चन मेंस का दिया हूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से रिलेटेड जीएस के दृष्टिकोण से, तो उसका सारा फीचर आपको जान लेना चाहिए। वो मेंस का क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है क्योंकि उससे लिंक है। क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 में जो शुरू किया गया था, यूपीए की सरकार थी और इसमें सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा सराहनीय पहल था। तो वह जो प्रोग्राम है, वह जो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है, वह कहां तक सक्सेस रहा, ये सारे दृष्टिकोण आप सोच सकते हैं। तो उसने क्या किया कि मोटे अनाज के लिए एक उप मिशन की शुरुआत हुआ, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें मोटे अनाज में 7 तरीके से मोटे अनाज की श्री अन्न की खेती होती है। अब 7 तरीके में अब देखिए, हम आपको पूरा एक टेबुलेशन के साथ हमने रख दिया इसको कि श्री अन्न एक अंग्रेजी नाम, फिर श्री अन्न और अंग्रेजी नाम। बाजरा यहां मैचिंग में हो सकता है कि क्या हो सकता है, बाजरा का पर्ल मिलेट आया है, रागी का फिंगर मिलेट आया है, कंगनी का फॉक्सलेट नाम आया है इंग्लिश में, वारगू एक शब्द आया है उसमें मोटे अनाज में, प्रोसो आया है, ज्वार, सोरघुम, ये देखते चलिएगा, ज्वार सोरघुम, यह यूपीएससी लेवल का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है सामा, लिटिल मिलेट और कोदो, अर्का। यह जो सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे टेबुलेशन में रखा गया है वह यूपीएससी के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाता है। अब बात आया कि मोटे अनाज जो कुपोषण से लड़ने में जलवायु अनुरूप तो है ही, साथ ही कुपोषण से लड़ने के लिए काफी उपयोगी है। क्योंकि आज भी देखेंगे कि अफ्रीका महादेश में जैसे कुपोषण की स्थिति है, भारत आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, विशेषकर पिछड़े हुए राज्य, जो कुपोषण के शिकार है और कुपोषण का प्रभाव खासकर महिलाएं और बच्चों पर दिखाई पड़ता है। तो कुपोषण से लड़ने के लिए तो कारगर है ही, साथ ही इसमें इतने सारे मिनरल्स और तत्व है जो सेहत के लिए काफी उपयोगी है। जैसे आप अगर इसका प्रत्येक दिन सेवन करते हैं, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम मिल जाएगा, ये मोटे अनाज। तो इसके लाभ भी बताए गए हैं, समझ में आ रहा होगा। तो ये इतना डाटा आपको याद रखना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक एस्से का क्वेश्चन बनाया और दूसरा जीएस का, जलवायु परिवर्तन के दौर में खाद्य सुरक्षा और मोटे अन्न। आप इस पर आप लिख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के दौर में खाद्य सुरक्षा और मोटे अन्न, इस पर आप इससे बन सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करते चलना चाहिए। एक दूसरा जो जीएस के दृष्टिकोण से हमारा जो क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, इसके उद्देश्यों एवं प्राप्त होने वाले लाभों को बताएं या बताइए। ये आपको 15 नंबर का है। यह दूसरा क्वेश्चन आपको मेंस के दृष्टिकोण से, जीएस के दृष्टिकोण से लिखना चाहिए। यहां तक की न्यूज आप उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब समझदार हैं और प्रोग्रेस आपको हो रहा होगा। मैं जिस रास्ते से लेके चलना चाहता हूं, आप मेरे मोटिव, मेरे एम को, यानी सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के केंद्र से जो आपको सहयोग मिल रहा है, उसका मोटिव, उसका एम और उसका आप समझ रहे होंगे कि आपको किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। ये है। अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले न्यूज की तरफ। अब आया किसान का परिभाषा। तो हमने देखिए यहां फिर टेबुलेशन बना दिया और टेबुलेशन के माध्यम से बताया हूं कि कौन कौन से टेबुलेशन के माध्यम से आपको बता दिया गया है कि क्या आप सीमांत किसान किसे कहेंगे, क्योंकि यह जो है आपको पहले भी यूपीएससी, मैंने कहा पीसीएस में प्रश्न पूछे जा चुके। कोई भी पूछे कि सीमांत किसान, तुरंत आपका जवाब होना चाहिए कि सर सीमांत किसान उसे कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। जैसे ही आ जाए लघु किसान, तुरंत जवाब दीजिए कि सर 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तीसरा जैसे अर्ध मध्यम की बात आ जाए, अर्ध मध्यम किसान किसे कहते हैं, तो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर जोत की भूमि जिनके पास है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस रैंक में आते हैं।
फिर आ गया मध्यम किसान। जैसे मध्यम किसान की बात करें तो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर जोत की बात करेंगे। कोई पूछ दे कि भाई आप बृहद किसान हैं, जैसे बृहद किसान की बात करें तो इसका मतलब है 10 हेक्टेयर और उससे अधिक की भूमि उनके पास है। तो यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो अभी जस्ट हरियाणा में हम लोगों ने पढ़ा कि कम से मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि देश के लगभग 2.5 करोड़ सीमांत किसानों को लाभ होगा। ये बहुत बड़ी बात था और हम सब क्या है, इस देश का किसान है। कल भी हमने कहा था कि एनसीईआरटी जो विपिन चंद्रा साहब लिखे हैं कि प्रत्येक सैनिक वर्दीधारी किसान है। मैंने पीछे भी आपको लाइन कोट किया है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि कहां है और क्या हमें किस तरफ अपने देश को लेकर चलना है। अगला जो हमारा न्यूज था, समान अध्ययन 3 के दृष्टिकोण से यूपीएससी पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र। पशुपालन, आपको पता है कि सहायक कृषि क्या सहायक क्रिया होता है, और आपको पता है कि गरीबों के गाय के रूप में किसान पशुपालन में आप देखेंगे कि बकरी जो होता है ना, गरीबों को गाय बोला जाता है। बकरियों की अलग अलग प्रजातियां होती है, चाहे वो जमुनापारी है, अधिक दूध देती है। तो ये सारे चीज आपको ध्यान में होगा। और वह चैप्टर आपको भूगोल का जो 12वीं की किताब है सामाजिक आर्थिक भूगोल, वहां भी आप पढ़े होंगे। तो भूगोल के दृष्टिकोण से और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट से काफी उपयोगी है, क्योंकि आप देखे होंगे आज भी गांव से आपकी आत्मा गांव से जुड़ी हुई है। क्योंकि गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। तो जब तक देश का गांव का विकास नहीं होगा, गांव समृद्ध नहीं होंगे, तब तक आपका देश समृद्ध नहीं होगा। दूसरी तरफ आप एक और सपना था माननीय पूर्व एपीजे अब्दुल कलाम साहब दिग्वंत जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा पूरा का एक कंसेप्ट लाया था कि गांव के क्षेत्रों में ही हम लोग टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, जिससे शहर के ऊपर क्या होगा कि दबाव कम होगा। तो अब बात आया पशुपालन का। आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे हर मोहल्ला में कि जो बीकर सेक्शन के लोग हैं उनके पास वह बकरी पालन, गाय पालन, बात में भैंस पालन, ये सारे व्यवस्था अब तो सरकार काफी प्रमोट कर रही है। वह भारत सरकार, राज्यों की सरकार अपने यहाँ इसमें युवाओं को भी जोड़ रही है कि आप कृषि से जुड़िए, पशुपालन से जुड़िए, जिससे क्या होगा कि आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर होते जाएगी। समझ में आ रहा होगा। इस पर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इस कथन को ध्यान में रखकर सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे विकास को स्पष्ट करें। सहकारिता के क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रहा है आपको पता होगा कि पूछा था कि सहकारिता मंत्रालय किसके अधीन आता है। तो आपको पता ही है कि गृह मंत्री उसके मतलब जो आपके अमित शाह हैं, माननीय गृह मंत्री जी, उन्हीं के अधीन है सहकारिता। और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ चुका है, यह क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हुआ क्या, यह न्यूज क्यों आया? तो न्यूज इसलिए आया कि अभी जो गांधीनगर है, गुजरात के गांधीनगर में भारतीय डेयरी संघ के 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन का समापन अवसर था। डेयरी उद्योग सम्मेलन का समापन स्तर पूछेगा कि डेयरी उद्योग सम्मेलन कहां हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में। समापन स्तर पर माननीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, ऐसे कह सकते हैं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि देश में प्रतिदिन क्या है कि दुग्ध का उत्पादन हमारा 12.6 करोड़ लीटर है। हम विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करते हैं। यह न्यूज था। न्यूज के साथ साथ दूसरा जो हमने लाइन किया कि भारत में आप देखेंगे कि श्वेत क्रांति की शुरुआत, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 से हुई, पहला लाइन। और इसमें आप एक हमारे वैज्ञानिक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मानना पड़ेगा इनका। इन्होंने क्या किया कि श्वेत क्रांति को एक धरा दे दिया, एक दिशा दे दिया। तो यह आगे चल के क्या हुआ, ऑपरेशन फ्लड कहलाया। श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना गया। तो पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो श्वेत क्रांति है या दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यहां पे आप इतना याद रखना चाहिए। अब क्या है कि बड़े स्तर पर हम लोग दुग्ध और दूध से बने हुए सामग्री का निर्यात कर रहे हैं। एक और था, इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं RS सोढी हैं, इनको भी याद रखने की जरूरत है। तो यह डाटा आपके काम का चीज था। तो मैंने कहा कि सहकारिता आंदोलन जो है उससे रिलेटेड था, पशुपालन से रिलेटेड था। और एक चीज और आप कर सकते हैं, जब आप जॉब में होंगे तो बहुत सारे स्कीम आपके पास आएंगे तो करेंगे ही, लेकिन अब जब गांव जाइए, गांव कई चीज आपको सीखने के मिल जाएंगे। तो अगर बेरोजगार कुछ युवा अगर हैं वहां पे, तो उनसे प्रमोट करिए
कि आप पशुपालन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। आपके लिए सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार या फिर भारत सरकार का जो स्कीम है उसका लाभ उठाकर आप अच्छे तरीके से एक वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन को करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। और प्रतिष्ठा सब में है। गांधी ने कहा था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर इस देश के बनाने में अगर एक डॉक्टर का उतना ही योगदान है जितना कि एक मोची, याद रखना है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर डॉक्टर का योगदान है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो आप देखेंगे कि एक शिल्पकार है, हमारे मोची जो है देश के शिल्पकार है, एक मृदभान बनाने वाला व्यक्ति हमारे देश के शिल्पकार है, उनका भी उतना ही योगदान है जितना कि एक शिक्षक का योगदान होता है, एक राजनेता का योगदान होता है। तो यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे। अब इसी को डेयरी उद्योग से रिलेटेड ये आगे का न्यूज था कि इसमें गांव की अर्थव्यवस्था डेयरी पर ही टिका हुआ है। और महिलाएं क्या है कि पशुपालन के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था क्या हुई है, बेहतर हुआ है। दूसरा चीज इसमें देखेंगे कि सहकारिता उद्योग गरीब किसान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद किया, और यह कम से कम 45 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। सहकारिता जो आंदोलन है देश के 45 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है, और इसमें अर्थव्यवस्था में 10 लाख करोड़ का योगदान है। बहुत बड़ा रकम है ये, 10 लाख करोड़ का, और इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। तो ये आपके इससे न्यूज से रिलेटेड था। अब आया न्यूज, अगला हमारा न्यूज है NCS 2.0 नेशनल कैरियर सर्विस। यह एक पोर्टल है, ठीक है। इसमें क्या है कि युवाओं ने क्या किया है, कौशल विकास और रोजगार के दृष्टिकोण से इस पोर्टल पे अत्यधिक सर्च करने का काम किए हैं। सर्विस से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, यूपीएससी, एसएससी, सारा चीज इन्होंने ढूंढने का काम किया है। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि इस पोर्टल को ध्यान में रखते हुए और बढ़ते रुझान को देखते हुए इसका नया संस्करण NCS 2.0 लाया है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछे आपसे कि NCS 2.0 क्या है, तो पहले बताना है कि यह एक कैरियर पोर्टल है। इस पर नया लाया जाएगा, नया वर्जन होगा, क्योंकि इस पर देखा गया है कि हमारे भारत के युवा रोजगार के दृष्टिकोण से, कौशल प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से अधिक सर्च कर रहे हैं या कर रही हैं। इसलिए भारत सरकार ने उसे नए तरीके से लाने का काम करेंगे। यह आप इतना याद रखने की जरूरत है। यह आपको यहाँ एक छोटा सा न्यूज था। बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ जो आपके काम के दृष्टिकोण से था। अगला न्यूज था, हमने जस्ट कहा कि टाइम पत्रिका के असाधारण स्थल में 50 सूची था, 50 स्थल ऐसे थे कि असाधारण स्थल के थे। उसमें भारत के 2 स्थल हैं। तो 2 स्थल भाई कौन कौन है 2023 में, तो याद रखना है कि उड़ीसा के मयूरभंज एक पहला स्थल है आपका, उड़ीसा के मयूरभंज पहला स्थल है। दूसरा है यूटी, अभी जस्ट हमने बताया था यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी में लद्दाख को चुना गया है। यह ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि इस बार 23 में टाइम पत्रिका में जो 50 के असाधारण स्थल में किस किस स्थल को भारत के चुने गए हैं, तो 2 स्थल आपको बताना है। एक उड़ीसा का है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा जो है यूटी लद्दाख का चुना गया है, यूटी लद्दाख चुना गया है। अब एक चीज, उड़ीसा का मयूरभंज के क्षेत्र में, उड़ीसा में जाएंगे हिमालय नेशनल पार्क, यह काफी इससे रिलेटेड, क्योंकि वह बेहतर स्थल है, इससे जुड़ा हुआ है। तो आप मैप पर आप जाके एक बार देख लीजिए कि वहां से कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह यहाँ पे आपको, क्योंकि अगर आ गया है तो यूपीएससी के लिए यह चैप्टर काफी उपयोगी हो जाता है कि सिमलिया नेशनल पार्क के आसपास में पहले देखना है कि कौन कौन से रिवर हैं, और कोई रिवर होके गुजरा है तो आप उसको सर्च कर लीजिए और नोट कर लिए। एक दूसरा कि किस प्रजाति के लिए, किस जीव जंतु के लिए फेमस है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ की जलवायु किस प्रकार का, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ से रिलेटेड और इस पार्क से रिलेटेड अगर कोई और न्यूज है तो उसे कलेक्ट कर लें। यूपीएससी का क्वेश्चन इसी डायमेंशन में पूछे जाते हैं। एक और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यह भी न्यूज में था, तो आपको पता करना चाहिए। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हो गई है, तो यह है कहाँ, तो चंबल नदी पर स्थित है। यह दोनों आपके होमवर्क में मैंने रखा कि क्योंकि मैं ही बताऊं, आप मेहनत ना करें तो अच्छा नहीं है, कि कृपया प्लीज रिक्वेस्ट है, आदेश है मेरा कि कृपया करके आप मैप पे जाए, एक्सपोर्ट मैप को देखें। और मैप में आप देखेंगे कि एक मैप अभी केबीसी नैनो का भी अच्छा मैप आया है, वहां से आप अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप केबीसी नैनो का एक मैप अभी मार्केट में दिखाई पड़ेगा, वहां से आप लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा अगला न्यूज है, अगला जो है 20 मार्च का न्यूज था कि खालिस्तान आंदोलन, यह देखिए बार बार
न्यूज है, मेन पेज पर है। तो खालिस्तान आंदोलन, यह खालिस्तान आंदोलन, आप देख सकते हैं कि खालिस्तान आंदोलन क्या है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया इस पर कि या मेंस के दृष्टिकोण से मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि खालिस्तान आंदोलन क्या है, यह भारत के लिए आंतरिक और बाह्य स्तर पर किस प्रकार से चुनौती पेश कर रहा है। समाधान बताइए। चुनौतियां होना चाहिए, चुनौतियां पेश कर रहा है, समाधान बताइए। यह था आपका 10 नंबर पे क्वेश्चन है। आप इसका अभ्यास करें। एक खालिस्तान, क्योंकि डेली आ रहा न्यूज में और मेन पेज पे है, तो निश्चित है कि आयोग के नजर होगा। और ये बड़ा इश्यू है। अलगाववाद देश के लिए एक बहुत दुखदायी घटना होता है, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र और राज्य के लिए। तो यह न्यूज था। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको 8, 5, 6 पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। तो पहला कि इस आंदोलन के संस्थापक थे जगजीत सिंह चौहान। इन्होंने इसको, जगजीत सिंह चौहान को, पाकिस्तान सहमत का खेल खेल रहा था और समझौता किया कि आप अलग खालिस्तान देश बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस आंदोलन को धार देने का काम किया, पहला लाइन। दूसरा कि 1980 के बाद अलगाववादी जो तत्व था खालिस्तान संगठन, वह क्या किया, इस आंदोलन को दिशा देने का काम किया, यानी कि अलगाववादी आंदोलन धार मतलब आगे बढ़ने का प्रयास किया। बात समझ में आ रहा होगा। दूसरा, तीसरा आप देखेंगे कि 1984 में माननीय स्वर्गीय आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई और हत्या होने के बाद 84 में ही सिखों के खिलाफ आप देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। इससे भी जो बाहर, भारत के बाहर जो सिख थे, उन्होंने क्या किया, भावनात्मक रूप से लेने का काम किया और बाहर के देशों के सिख लोगों ने क्या किया, उसे फंडिंग करने का काम किया। साथ ही पाकिस्तान तो चाह ही रहा था कि किसी तरीके से भारत को कमजोर करने का काम करे। तो यह दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा कि हाल ही में क्या हुआ है कि पंजाब में, अच्छा पंजाब से पीछे भी आप देखेंगे लाल किला का घटना, यह भी देख सकते हैं। किसान आंदोलन के समय में हुए हिंसा, यह भी देख सकते हैं। अब लेटेस्ट क्या था कि पंजाब के अजनाल थाना है, वहां पे अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों ने घेर लिया और बड़े स्तर पर हमला करने का काम किया। ये दूसरा जो न्यूज आपको था कि लंदन में जो भारतीय उच्च आयोग है, वहां भी तोड़फोड़ किया गया है और भारतीय झंडा को नुकसान पहुंचाया गया, अपमानित किया गया। यानी कि आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने सब दिन से पढ़ते आया कि राष्ट्र का जो तिरंगा कभी भी झुकने नहीं देंगे। हमारे देश के, अगर मेरे तिरंगा का अपमान, यानी संपूर्ण भारतवासी और देश का अपमान होता है, चाहे कोई भी हो, इसलिए इसका अपमान बहुत बड़ा। और हम लोग को घर घर बचपन से ही सिखाया गया कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसको लाने के लिए, उस तिरंगा को पाने के लिए संपूर्ण भारतवासी ने कितने बड़े बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन में करने का काम किया है, सब जानते हैं। और मौलिक कर्तव्य में भी दिखाया गया है। आप मौलिक कर्तव्य जो हम लोग चर्चा किए थे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान में जोड़ा गया सोवियत रूस से लाकर, उसमें लिखा गया है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन की एक एक चीजों को क्या करें, दिल में संजो कर रखें, उनको सम्मान करने का काम करें। और कोई वैश्विक स्तर पर किसी दूसरे देश में जाकर कोई खालिस्तानी संगठन या तिरंगा का अपमान करता है तो संपूर्ण देश और संपूर्ण देशवासी का अपमान है। यहाँ पे अगला जो है कि अब एक और न्यूज था इसमें अभी हाल में ही कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखे होंगे कि जो वाणिज्यिक दूतावास है, वहां पे भी हिंसक प्रदर्शन हो रहा था, जिस कारण से वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया गया। जब वहां के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल में आए हुए थे, तो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि देखिए यह ठीक नहीं है कि हमारे धर्म पर, हमारे संस्कृति पर इस तरह का हमला बाहर में अगर हो रहा है तो अच्छा नहीं, इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो यह आपको खालिस्तान आंदोलन से रिलेटेड न्यूज था, इसलिए मैंने इसको बताया। एक था, अब एक छोटा सा शब्द आया था आलेसियन, एक शब्द था मेन पेज पे ही, आलेसियन। आलेसियन का अर्थ होता है अजय, और चाइना के लोग माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को इसी नाम से बुलाते हैं, आलेसियन। अगर पूछ दे कोई टर्मिनोलॉजी कि आलेसियन क्या है तो बताइएगा, अजय अर्थ होता है। और चाइना के लोग, हमारे जो गार्जियन हैं, अजय हैं, वो लगातार जीत रहे हैं, आगे सभी क्षेत्रों में जीत रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि चाइना के साथ जो बॉर्डर है वह काफी टेंशन बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग मजबूत होते चलेंगे। एक एक भारतीय का कर्तव्य है
कि हम अपने देश को और समृद्ध करना चाहते हैं तो पहले हम लोग क्या होके मजबूत होते जाएंगे, और जब हम मजबूत होते जाएंगे, जहां जिस क्षेत्र में है ईमानदारी पूर्वक जब काम करेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर, तो हमारा भारत मजबूत होगा। तो निश्चित है कि पड़ोसी देश कभी भी जो बुरा नजर रखा है वो रखते रहेगा, लेकिन हम उसको, वो हमारे ऊपर कुछ नहीं, हमें हम सबको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यहां तक का न्यूज था। एक अगला न्यूज था देश में शत्रु संपत्ति। देश में शत्रु संपत्ति, तो डाटा जो था कि 12,611 शत्रु संपत्ति है। अब इसे माननीय गृह मंत्रालय के द्वारा बेचा जा रहा है, दूसरा लाइन। तीसरा जो न्यूज था कि सब जो चाइना और पाकिस्तान में चले गए हैं उन्हीं लोगों को, जो वहां की नागरिकता ले लिए हुए हैं, जो हमारा शत्रु कंट्री है, उन्हीं लोगों का संपत्ति है। तो सबसे अधिक शत्रु संपत्ति देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, यह 6,255, बंगाल में 4,088, दिल्ली में 659 और बिहार में 94। अब आप चाहिएगा तो आप खरीद सकते हैं, अगर पैसा है तो सस्ते में मिल जाएगा। यह भी न्यूज था, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ जो आपके काम के दृष्टिकोण से उपयोगी है। अब आया TITP समझौता, यह आखिर है क्या? तो इससे रिलेटेड यह इकोनॉमिक पेज पर था। अब इसमें 2017 में क्या किया कि भारत सरकार ने जापान के साथ टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा पहला स्टेटमेंट, यह समझौता जापान के साथ हुआ है। इसमें था कि जापान में श्रमिकों की कमी है उसकी पूर्ति करेंगे, दूसरी तरफ भारतीय प्रशिक्षु के माध्यम से जो भारत के लोग जाएंगे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और वहीं वहां पे जो श्रमिकों की कमी है उसे पूर्ति करने का काम करें, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा था, इस समझौता का मेन विजन था कि 5 वर्षों में 3 लाख भारतीय, देखिए 3 लाख भारतीय युवाओं को जापान में जरूरत के हिसाब से क्या करना है, प्रशिक्षित देना है, और 50,000 लोगों को रोजगार देना था, नौकरी मिलना था। लेकिन यह डाटा 50,000 क्या, मात्र 666 लोगों को नौकरी मिल पाया। तो इसका मतलब है कि जो समझौता टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था वह सक्सेस नहीं हुआ। यह इसलिए चर्चा में था। भारत में क्या है कि एक और न्यूज था कि जापान जो है हमारा, यहां पे मैं थोड़ा सा मिस कर गया कि 5 का नाम लिखना चाहिए था, लेकिन आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। यह भारत में निवेश करने वाला जापान 5वां बड़ा देश है। अब इससे पीछे आप 4 देशों का एक डाटा सर्च कर लेना चाहिए आपको। एक दूसरा कि पीएम मोदी साहब से जापान के प्राइम मिनिस्टर जो किशिदा हैं उनका बैठक होगा, और जिसमें भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी पर भी समीक्षा की जाएगी। यह भी न्यूज में था। अगला आप सैन्य दृष्टिकोण से देखेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना अपना पावर शक्ति बढ़ा रहा है, जिसका असर आसियान देशों पे तो पड़ेगा ही, जापान पर भी खतरा है, भारत पर भी खतरा है। इसलिए जापान और भारत मिलकर अभी जनवरी 2023 में वीर गार्जियन ये और साथ ही धर्म गार्डियन दो एक ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, जो भारत क्या करता है कि जापान के साथ करता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। साथ ही एक अगला न्यूज था उसी में कि G7 का अगला जो अभी बैठक होगा 2022 में वह जापान में होगा। तो G7 का बैठक पूछे कि कहां होगा, तो जापान में वीर गार्डियन और धर्म गार्डियन दो यह सैन्य मिलिट्री सैन्य एक्सरसाइज है। यह दोनों हमारा किस देश के साथ होता है, तो जापान के साथ होता है। एक G7 का बैठक क्या होगा कि आपको जापान में होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे। अगला हमने आपको पीछे का न्यूज में हमने लिंक कराया था कि क्वाड का जो सम्मेलन होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर का दौरा होगा। तो क्वाड बैठक कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया में, यह लिखा हुआ है। यह आपको डाटा है और यह डाटा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो यह आपको इस TITP समझौता से रिलेटेड जुड़ा हुआ था, तो मैंने इतना कलेक्ट किया आपके लिए। एक था मिलेट मैन। अब PV सतीश को मिलेट मैन का उपाधि मिला हुआ है, यह याद रखिएगा, PV सतीश, ठीक है। अब इनकी मिलेट मैन के नाम से विख्यात है, जिनकी मृत्यु हो गई है। एक दुखद समाचार है, क्योंकि अब मिलेट वर्ष भी मनाया जा रहा है और मोटे अनाज अभी काफी चर्चा में है। तो यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह क्या थे, DDAS डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के संस्थापक थे, और यह तेलंगाना के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा था यह संगठन। यह भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, यह न्यूज था आपको। और जहीराबाद तेलंगाना के क्षेत्र में
या DDAS जो है, यह संगठन जो है यह काम कर रहा था, तो इनकी मृत्यु हो गई। कोई पूछे कि मिलेटमैन क्या क्या नाम है? पीवी सतीश, यह इतना याद रखिएगा। अगला जो हमारा न्यूज था, जल संरक्षण। तो 22 मार्च, पीछे भी हमने कहा है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। एक दूसरा जो था कि 22 मार्च को ही बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है 3 दिवसीय होगा, हमने पीछे आपको न्यूज उसका बता दिया है। अगला जो है इसका थीम था कि स्वयं में वह बदलाव लाएं जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह थीम महात्मा गांधी का विचार है और इसी के साथ मैंने इसी से स्टार्ट भी किया था। तो ये आपके इतने सारे न्यूज एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी थे, इतने सारे न्यूज। अब है कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मेंस, एसए और प्री तीनों चरण का तैयारी साथ में कर रहे होंगे। और एक और छोटा सा आपका हेल्प चाहिए, सहयोग चाहिए, सहायता समझिए कि सारथी फॉर सिविल सर्विस नई दिल्ली मुखर्जी नगर केंद्र के माध्यम से जो करेंट अफेयर्स का क्लास आपको कंटिन्यू यूट्यूब पर मिल रहा है, तो उम्मीद करूंगा कि आप उसे लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे ही, प्लस आप अपने शेयर करें अपने दोस्तों में और उन्हें भी बताएं कि इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग काफी एक्टिव होंगे और मुझे हेल्प कर रहे हैं और करेंगे। और हेल्प करने के लिए पूरा सारथी परिवार आप सबको बहुत बहुत आभारी है। और उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से आप लोग का प्यार और सहयोग मिलते रहे, जिससे कि मेरा एनर्जी बना रहे और मैं कंटिन्यू आपको आपके करियर के दृष्टिकोण से जो उपयोगी न्यूज है और समाचार है, या एसपीटी हो या मेंस के दृष्टिकोण से मैं लाते रहूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आगे काम करें और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।